नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ठीक, चलिए आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेंस इन केमिकल रिएक्टिविटीज, पेज नंबर 82। ठीक, पेज नंबर 82, पीरियोडिक टेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्टिविटीज। ठीक ना, ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेंस इन केमिकल रिएक्टिविटीज या फिर प्रॉपर्टीज, इसको आप इसको भी लिख सकते हैं साथ में, यहां प्रॉपर्टीज बना लीजिए। चलिए, अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आयनेशन एनर्जी या आयनेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और एक वैलेंसी, यानी इतनी बातें हमने सीखी थी। हमने क्या सीखी कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वैलेंसी, ये सब एक पीरियोडिसिटी। इसमें हमने क्या देखा कि पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू, इनकी जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी का मतलब ये इंक्रीज करती है पीरियड में, यानी लेफ्ट से राइट जाने में, या डिक्रीज करती है। ठीक, या ग्रुप में इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो किससे रिलेट होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे रिलेट होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यानी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और साथ ही साथ आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और साथ में वैलेंसी, इसमें पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देयरफॉर हम ये कि जब ये वाली चीज यानी इनकी पीरियोडिसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है रिलेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो वेरी करती है। ठीक, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। किसका प्रदर्शन होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है? कहेंगे डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक इसी तरह से आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? अक्रॉस पीरियड क्या होती है? इंक्रीज करती है, यानी आयनेशन इंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करती है। और ठीक इसी तरह से एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? बिकम मोर नेगेटिव हो जाती है। किसके लिए? अक्रॉस पीरियड। यानी जैसे फ्लोरीन की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी 17th ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? मोर नेगेटिव होती चली जाती है। ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल, रिवीजन टाइप लग रहा? अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, आयनेशन एनर्जी लिस्ट सबसे कम के लिए किसके लिए होती है? कहेंगे लीस्ट फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में यानी सबसे इधर की तरफ कौन होता है? एल्कली मेटल्स होते हैं, जाहिर सी बात है। यानी सबसे कम होती है आयनेशन एनर्जी किसके लिए? एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स। और एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स कौन होते हैं? कहेंगे एल्कली मेटल्स होते हैं। यानी आयनेशन एनर्जी इज लीस्ट फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स, आयनेशन एनर्जी लिस्ट फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल मेटल। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाईएस्ट हो जाती है किसके लिए? है ना, यानी मोर नेगेटिव, यानी हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट नेगेटिव हो जाती है किसके लिए? फॉर एक्सट्रीम राइट एलिमेंट्स जो कि हैलोजन होते हैं। फॉर एक्सट्रीम राइट एलिमेंट जो कि क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? ठीक, एक्सेप्ट नोबेल गैस, यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव एक्सेप्ट नोबेल गैस। नोबेल गैस को छोड़कर, नोबेल गैस को छोड़कर, क्योंकि नोबेल गैस के लिए क्या होती है? ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फॉर एक्सट्रीम राइट एलिमेंट जो कि हैलोजन के लिए सबसे नेगेटिव होती है। इसका यह मतलब हुआ कि ये दोनों यानी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलकर क्या डिसाइड करेंगे? यानी दिस रिजल्ट्स, इसके लिए यानी दिस रिजल्ट, ये क्या लिखती है? यानी परिणाम स्वरूप ये होता है कि इन हाई केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, ठीक, दिस रिजल्ट्स इन हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम। यानी टू एक्सट्रीम का मतलब एक लेफ्ट वाली एक्सट्रीम, यानी ये इधर की तरफ, इधर होता है ना लेफ्ट, भैया ये ऐसे दिखाएंगे ना, ये इधर लेफ्ट होता है जो एल्कली मेटल होते हैं, इधर राइट होता है, ये राइट हैंड होता है ना, ये आपका राइट हैंड जिससे खाते हैं, इसको तो बोला जाता है। बिल्कुल, तो यानी राइट की तरफ सबसे क्या आता है? ये देखिए, इधर की तरफ लेफ्ट, इधर की तरफ राइट। तो राइट की तरफ क्या आता है? हैलोजन, और इसकी तरफ सबसे इधर क्या हो जाएगा? एल्कली मेटल्स। इसका मतलब दिस रिजल्ट इन हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम, और टू एक्सट्रीम में कौन होते हैं? जैसे एल्कली मेटल और हैलोजन होते हैं, एल्कली मेटल और हैलोजन होते हैं। एंड लो इन सेंटर, और पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब समझते हैं जरा सा, जैसे आप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल आप छोटा सा बनाइए, बिल्कुल छोटा सा, कहां बना लेंगे? यहां से। ठीक, तो इधर की तरफ क्या होता है? कहेंगे एल्कली मेटल। बीच में ये पी ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वाले, यानी पी डी ब्लॉक वाले, उसका पी ब्लॉक वाले, और इधर पी ब्लॉक में सबसे एक्सट्रीम। इधर की तरफ होता है एल्कली मेटल, इधर की तरफ होता है हैलोजन।
इसको हम लोग कह देते हैं हैलोजन, और इसको क्या कह देते हैं, एल्कली मेटल। इसको क्या कहते हैं भैया, एल्कली मेटल। ठीक, एल्कली मेटल। तो यही तो बात चल रही है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो कौन से हैं, एल्कली मेटल, और जो एक्सट्रीम राइट में वो कौन से हैं, हैलोजन। एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, यानी लीस्ट फॉर एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट, यानी एल्कली मेटल की आयनेशन एनर्जी सबसे कम। और इसकी क्या सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसके चलते क्या होता है कि इनकी, हैलोजन की और एल्कली मेटल्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है, और कम कहां होगी, सेंटर में। सेंटर का मतलब यानी यहां से बोरान पूरा डी ब्लॉक और प्लस का पी ब्लॉक मिला के, पी ब्लॉक के एक्सट्रीम वाले लेफ्ट एक्सट्रीम राइट को छोड़ के इनमें क्या होती है, केमिकल एक्टिविटी सबसे कम होती है। इतनी बात आप पहले नोट कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा नया चीज नहीं है, बिल्कुल नई बात कोई नहीं है, केवल वो समझाए हैं इस पैराग्राफ में ये बातें। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगली कहानी देखिए, यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो एल्कली मेटल होते हैं, और उनकी क्या सबसे कम होती है, आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक, तो इस बात को लिखिए, ड्यू टू लो आयनेशन इंथैल्पी। ठीक, लो आयनेशन इंथैल्पी, एल्कली मेटल क्या करते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक, लॉस, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ठीक, लॉस एन इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेते हैं, लॉस एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और क्या बनाते हैं, फॉर्म, और क्या बनाते हैं, फॉर्म कैटायन, और क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं। ठीक, कैटायन का मतलब M+ लगा दीजिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पर क्या हो जाता है, यहाँ सोडियम होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया, यानी खत्म हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और क्या बन गया, एक कैटायन बन गया, सोडियम का कैटायन हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगली बात बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, यानी हाईएस्ट, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बात को लिखिए, ड्यू टू हाई या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो हैलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, हैलोजन ये गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन एन इलेक्ट्रॉन, एकदम साफ साफ लिखिए, गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, और क्या बनाते भैया, एनायन बना लेते हैं, एनायन बना लेते हैं, यानी E पे माइनस चार्ज। इस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन को ले लीजिए, सोडियम का क्लोरीन ना भैया, क्लोरीन को ले लीजिए, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा, अगर मान लीजिए इससे सोडियम से ही ले लिया तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, यानी कंपाउंड क्या हो जाएगा, NaCl, जिस पे प्लस इस पे Cl- चार्ज हम दिखा लेंगे। ये चीजें कहां से हो रही है, क्योंकि इसकी हैलोजन की हमें मालूम है कि हैलोजन की केमिकल रिएक्टिविटी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड हो रही है, और ये हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी मोर नेगेटिव है, और इनको ये पसंद है, ये अच्छी चीज है कि इसको ये क्या है कि ये चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले और हम आयन बनाएं, और ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन निकालें और कैटायन बनाएं, क्योंकि हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल हो जाएंगे और हम आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल ये क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी होगी, यानी Na+Cl- आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से NaCl कंपाउंड बन जा रहा है। ये केमिकल रिएक्टिविटी कौन डिसाइड कर रहा है, कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसको अफेक्ट कर रहा है, कहेंगे यही तो लो आयनेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी बातें किससे डिसाइड हो रही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो डिसाइड होती। इसी बात को समझाना चाह रहे थे। अब आगे चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ऑक्साइड ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ऑक्साइड की हम बात कर ले, यानी ऑक्साइड ऑफ जो सबसे किनारे होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट एक्सट्रीम का मतलब एल्कली मेटल के ऑक्साइड, ठीक है ना, लेफ्ट एक्सट्रीम जो कि कैसे होते हैं, कहेंगे एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स के। ठीक, ये कैसे होते हैं, आयनिक एंड मोस्ट बेसिक होंगे, जाहिर सी बात है कैसे होंगे, ये क्या होंगे, मोस्ट बेसिक, कैसे होंगे, मोस्ट बेसिक। एग्जांपल लिया गया है जैसे कि Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक, यानी ये कैसे होते हैं, कहेंगे मोस्ट बेसिक होते हैं। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ, है ना, राइट एक्सट्रीम, ठीक, ऑक्साइड ऑफ
लेफ्ट एक्सट्रीम लिखा था, अब की बार लिखिए राइट एलिमेंट, राइट एक्सट्रीम। और ये कौन होते हैं राइट एक्सट्रीम में? हैलोजन होते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। अब ये एसिडिक और बेसिक की प्रॉपर्टी बाद में आपको डिस्कस करी जाएगी, लेकिन ये जो बातें इन्होंने लिखी हैं अगर थोड़ा बहुत आपको आता होगा, एसिडिक और बेस, एसिड और बेस जानते हैं ना, एसिड और बेस, ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पर बिल्कुल एक एक बात इसकी समझेंगे, कैसे पीएच वैल्यू देखी जाती है, कैसे क्या होता है एसिड बेस का जो पीएच इंडिकेटर होता है वो कैसे काम करता है, लिटमस पेपर क्या होता है, सारी बातें हम वहां से सीख लेंगे। फिलहाल हम ये जान गए कि यानी कि एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, मोस्ट बेसिक, जैसे कि Na2। ठीक इसी तरीके से ऑक्साइड ऑफ राइट एक्सट्रीम जो होते हैं हैलोजन के, ये कहते हैं मोस्ट एसिडिक, और इसका एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं Cl2O7, Cl2O7। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गई। लेकिन जो ऑक्साइड ऑफ सेंटर होंगे वो क्या होंगे फिर? ऑक्साइड ऑफ जो सेंटर वाले होते हैं, सेंटर एलिमेंट है ना, सेंटर आर, या तो क्या होंगे, ये एम्फोटेरिक हो सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बिहेव एज अ बोथ एसिड एंड बेस, दोनों की तरह बिहेव करें, उनको कहा जाता है यानी एम्फोटेरिक। ये कैसे हो सकते हैं एम्फोटेरिक, या एम्फोटेरिक को लिख लीजिए, यहां पे लिखिए, ठीक है ना, बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस, या रिएक्ट विथ बोथ, ये जाहिर सी बात है, ये दोनों के साथ या तो रिएक्ट, मतलब वही है ना, ये दोनों के साथ बिहेव करते हैं, यानी इसका मतलब अगर ये एसिड डाला जाए तब भी रिएक्ट कर जाएंगे, बेस डाला जाए तब भी रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसको लिख लीजिए बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के जैसा बिहेव कर। ठीक, या फिर जैसे एग्जांपल की तरफ अगर एग्जांपल आपको लेना होगा तो क्या लिख लेंगे, एग्जांपल के तौर पर जो लिया हुआ यहां पे Al2O3 एंड इस तरीके से As2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से बता रहे हैं, या तो एम्फोटेरिक हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं। और न्यूट्रल में बता रहे हैं क्या हो जाएगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन का, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ N2O। ठीक, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, नॉट एसिडिक नॉट नॉर बेसिक। इसको लिखिए, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, लिखिए नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसे लिख दीजिए, साफ हो जाएगा आपका मामला। ठीक है ना, ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गई। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि Na2O जब ये रिएक्ट करेगा, चूंकि ये क्या है, बेस है, और बेस किससे रिएक्ट करेगा, या तो वाटर से या तो रिएक्ट से और एसिड से। तो जब बेस अगर रिएक्ट करेगा, यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर लिखिए आप Na2O, ये क्या है, बेस, और किसी बेस को अगर H2O पानी में घोला जाए तो सॉल्यूशन कैसा तैयार हो जाएगा, बेसिक, यानी H2O। तो क्या बन जाता है, कहेंगे 2 मोल ऑफ NaOH, और ये सोल्यूशन कैसा तैयार हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH है, और ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। ये सोल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक। ठीक इसी तरीके से आप यहां पे ले लीजिए Cl2O7 को, ठीक, Cl2O7। अब चूंकि एसिडिक, एसिड को कहां मिलाया जा रहा, पानी में, तो सोल्यूशन कैसा तैयार होगा, एसिडिक। जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, HClO4, 2 मोल बनेगा, और सोल्यूशन कैसा तैयार हो जाएगा, एसिडिक। यानी ये एसिड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन HClO4। ठीक, और यहां पर Na2O, यहां पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक ना, ठीक, हाइड्रोजन परक्लोरिक एसिड, ये नाम आएगा इसका। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड का, ऑक्सो एसिड की तरह जैसा कंपाउंड, ठीक ना। इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा कहीं दिक्कत हो, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। ड्यू टू आयनेशन, देखिए साफ साफ लिखा है, ड्यू टू लो आयनेशन इंथैल्पी एल्कली मेटल्स लॉस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन बना लेते हैं, जैसे कि सोडियम को आपको दिखाया गया। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाइड्रोजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन का और एनायन बना लेगा, और ये कैटायन और एनायन आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे, जैसे कि NaCl मिल जाएगा। ठीक, कह रहे हैं किसी तरीके से आप ऑक्साइड देख सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीम जो कि एल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट बेसिक होते हैं, जैसा कि एग्जांपल है सोडियम का ऑक्साइड ले लीजिए। ठीक इसी तरह से ऑक्साइड ऑफ एकदम बिल्कुल राइट एक्सट्रीम वाले जो कि हैलोजन होते हैं वो मोस्ट एसिडिक होते हैं, जैसे कि Cl2O7। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल में कि Cl2O7 और Na2O, बताइए इसमें से एसिडिक और बेस कौन है, तो कहेंगे ए एसिडिक है और ये बेसिक है।
यानी ऑक्साइड ऑफ सेंटर वाले अगर हम बात करें तो ये एम्फोटेरिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब बिहेव एज अ बोथ, यानी रिएक्ट कर सकता है दोनों से, या दोनों की तरह व्यवहार करता है एसिड और बेस की तरीके, जैसे L2O3 और S2O3। ठीक इस तरीके से न्यूट्रल ऑक्साइड CONO और N2O, ठीक है ना, Na2O नहीं N2O, ये क्या होते हैं? नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और आगे बता रहे हैं कि इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो बेस है ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, और ये एसिड और वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, इन बातों को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इस तरीके से चैप्टर पूरा क्लोज हो चुका, यानी खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका। अब हमें क्या पढ़ना है? अब कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब वो वाला एक्स्ट्रा नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस है। एक्स्ट्रा का मतलब यहां पहले से ही पढ़ ले कुछ चीजें, जैसे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, और जैसे कि नेचर ऑफ हाइड्राइड। ये आपको ग्रुप वाइज कहीं ना कहीं मिलेगा। जब आप इस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा, जैसे कि यानी कि जब फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे, एल्कली मेटल्स पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें वहां पे नेचर ऑफ ऑक्साइड आएगा। ठीक, तो वो ऑक्साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, इसलिए हम पूरे ग्रुप में पढ़ ले एक साथ। ठीक है ना, यानी फिर इसी तरह से पी ब्लॉक में मिलेगा, फिर डी ब्लॉक में भी मिलेगा। तो डी ब्लॉक वाला तो अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले एस ब्लॉक जो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, उनके बारे में हम पहले पढ़ लेंगे। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? नेचर ऑफ ऑक्साइड। हेडिंग क्या बनेगी? नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना, इसको भी हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। यहां पढ़ने का ये मतलब हो गया कि एक साथ हमें 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड यानी जो ऑक्साइड बन रहे हैं पीरियोडिक टेबल, जाहिर सी बात है एलिमेंट के ऑक्साइड बनेंगे ही। ठीक है ना, तो ये ऑक्साइड बनते हैं, इनके क्या नेचर होते हैं? तो सबसे पहले लिखिए बेसिक ऑक्साइड। नंबर 1 हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है बेसिक एनहाइड्राइड। कैसा एनहाइड्राइड? बेसिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब इसमें वाटर नहीं होता, एनहाइड्राइड। ठीक है ना, इसको लिखिए बेसिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब आप ग्रुप पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो इसमें चीजें कहीं ना कहीं ये मिलेंगी। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? कहेंगे ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं? जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? बेसिक। और बेसिक के साथ साथ कैसे होते हैं? आयनिक भी होते हैं, यानी बेसिक एंड आयनिक, यानी आयनिक एंड बेसिक दोनों बातें एक ही। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहां लिख सकते हैं क्या? Na2O, CaO। ठीक, इसी तरीके से यानी कैल्शियम का ऑक्साइड CaO। ठीक, इसी तरीके से बेरियम का ऑक्साइड। ठीक, और इसी तरीके से और क्या ले लें? ETC लगा लीजिए, बहुत हो जाएगा इतना, क्योंकि डिटेल में आगे पढ़ना भी है। ठीक है, ये ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये आयनिक होते हैं और साथ ही साथ ये बेसिक भी होते हैं। अब सुनिए, जब कोई बेसिक ऑक्साइड, अब यहां से थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करे, बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक, बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैसा बनेगा? बेसिक सोल्यूशन। कैसा? हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, या उसी को बोलते हैं बेसिक सोल्यूशन। क्या बनेगा? बेसिक सोल्यूशन, या फिर हम कह लें इसी को हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर, और एग्जांपल के तौर पर बेसिक ऑक्साइड कोई भी ले लीजिए, जैसे Na2O प्लस का इसमें वाटर डाल दीजिए, सोल्यूशन कैसा? हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी NaOH बन जाएगा। ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब ये बेसिक ऑक्साइड, जब यही बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर जाए? एसिड से, यानी एसिड प्लस बेस, यानी एसिड और प्लस बेस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कहेंगे एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? यानी सॉल्ट। क्या बनाते भैया? सॉल्ट बनाते हैं, और प्लस वाटर बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, यहां पे जैसे एग्जांपल लिया गया है कैल्शियम का, ठीक है ना, CaO प्लस का HCl, ये क्या है? एसिड है। ये क्या भाई? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? यानी HCl है ये, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? CaCl2। ये क्या है? कहेंगे ये सॉल्ट होता है, और प्लस क्या मिल जाएगा? वाटर। ठीक, बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 2 है, यहाँ पे 2HCl लेंगे तो यहाँ CaCl2 मिल जाएगा, ये 4 हो जा रहा है, यहाँ 2 लिए हैं, यहाँ ये
चलिए बैलेंस हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अभी होता है कि कैल्शियम ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, काम बन जाता है, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन के बाद बैलेंस कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पे, ठीक, CaCl2, तो यहां 2 है, तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल गया, यानी CaO और 2HCl, तो यहां मिलेगा CaCl2 और H2O, हो तो गया, कहीं दिक्कत नहीं, बस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये 2HCl, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, यानी बेसिक एनाइड जिसको कहते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं, जो बेसिक होते हैं, आयनिक होते हैं। इनके एग्जांपल कुछ इस तरीके से, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें, बेसिक ऑक्साइड प्लस, यानी ये चीजें आप इसको घेराबंदी कर लीजिए, इसकी कर लीजिए क्या, घेराबंदी, ये आपको याद रखना रहेगा। अब आपको पता है कि कोई भी बेसिक ऑक्साइड हो, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई भी बेसिक ऑक्साइड हो, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं, इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। चलिए अब हेडिंग डालिए एसिडिक ऑक्साइड, हेडिंग डालिए एसिडिक ऑक्साइड, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। चलिए आगे कहानी यह है कि एसिडिक ऑक्साइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, जैसे वहां पे बेसिक वाले को बोले थे। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कैसे होते हैं ये नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक, कैसे होंगे, एसिडिक होते हैं और कोवैलेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल Cl2O7 कार्बन डाइऑक्साइड N2O, इस तरीके के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और कोवैलेंट होते हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर कैसा सोल्यूशन तैयार होगा, एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस मिलकर कैसा क्या तैयार होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इन बातों को आप घेराबंदी कर लीजिए इसमें, है ना, इस पे आप क्या बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी एक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको यहां देखने को मिल जाएगा, एग्जांपल किसका लिए हैं, एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड CO2 और प्लस का H2O, ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये वाटर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक ना, H2CO3 बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन तैयार हो गया। अब आगे कहानी है, Cl2O7 को ले लीजिए, कह रहे Cl2O7 और प्लस का इसमें NaOH डाल दीजिए, क्या बनेगा, ठीक, क्या बनेगा इसमें, NaCl अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट बनेगा, यानी बहुत सारे सॉल्ट बन गए, NaCl प्लस का H2 वाटर, ठीक, क्योंकि ये एसिड था, ये बेस है, ये देखिए ये बेस है और ये है एसिड, ये है एसिड, ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे सब कैसे होंगे, एसिडिक होंगे और कोवैलेंट इन नेचर होंगे। और एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, और जब यही एसिडिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, जब यही एसिडिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया। अब तीसरी चीज हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लाइक, जैसे कि बेरिलियम, जैसे कि एल्युमिनियम और गैलियम, जैसे कि टिन और लेड, जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी, और जैसे कि जिंक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब यह है बोथ, यानी दोनों की तरह काम करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, यानी ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। इनको याद करने का तरीका क्या है, बेटा अलग ही, है ना, पबजी खेलता है, देखिए बेटा अलग अलग, ALGA अलग, पबजी खेलता, सुनो ऐसा सब जानते हैं, बेटा अलग अलग, देखिए ALGA अलग अलग, बेटा अलग, पबजी खेलता, सुनो ऐसा सब जानते हैं, याद रहेगा बिल्कुल। तो जो इसके ऑक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लीजिए, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे हैं, कहेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर है। और एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसका मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिए एसिड, हमने क्या लिया यहाँ पे एसिड, और ये जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस वाटर बनाएगा। यानी अब ये एसिड चूंकि ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड हो गया तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बेस के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, सोडियम, है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट मत बोल दीजिएगा, वो दूसरी चीज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इन बातों को नोट करिए, अब आगे चलते, एक टाइप और बचा न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक, इन बातों को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आती बात न्यूट्रल ऑक्साइड की।
न तो एसिडिक होते हैं न ही बेसिक होते हैं, यानी नॉट एसिडिक और बेस, न ये बेस है न एसिड है। जैसे कि एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड NO NO2 N2O, ठीक है ना, N2O, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड N2NO और N2O, ये सब कैसे होते हैं, यानी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक, न एसिड की तरह बिहेव करेंगे न ही बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब आप ये बात पीरियोडिक ट्रेंड्स, ऑक्साइड के पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, मतलब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में और पीरियड में कैसे बढ़ती है और घटती है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में क्या हो जाएगी, पहले ग्रुप लिखा हुआ पहले पीरियड पहले ग्रुप लिखा हुआ, तो ग्रुप में क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में डिक्रीज करती है, ठीक, क्यों, क्योंकि भैया जब आप अभी देख लेते हैं, घबराइए मत, और पीरियड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपको पता है कि Cl2O7 मोस्ट एसिडिक होता है, यानी यहां क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, ठीक। इसका उल्टा हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ ग्रुप में इंक्रीज करेगी और इसमें डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में डिक्रीज करती है और इसमें इंक्रीज करती है पीरियड में। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एग्जांपल पहले ग्रुप का ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रुप में देखिए, जब आप ग्रुप का एग्जांपल लेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड को लेंगे, जाहिर सी बात है, यानी Li2O, ठीक, Na2O, फिर ठीक K2O, ठीक है ना, K2O और Rb2O। तो ये चीज क्या है, इस तरीके से जो दिया, यानी ये क्या इंक्रीज कर रही है, कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक। इसी तरह से आप बेरियम के लिए लिख सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड है ये, और ये क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड के बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और यहां क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड, और उसके बाद स्ट्रांसियम का ऑक्साइड, और उसके बाद बेरियम का ऑक्साइड। तो भैया इसमें क्या बेसिक स्ट्रेंथ और क्या, देखिए ग्रुप में पढ़ रहे हैं, और ग्रुप में क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब इन सभी में, ठीक इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए जो खूब पूछा जाता है, N2O3 P2O3 इस तरीके से, और साथ ही साथ आर्सेनिक का AH2O3 और ठीक एंटीमनी का Sb2O3, ठीक, और बिस्मथ का ले लीजिए Bi2O3, ठीक। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ लिख दीजिए डिक्रीज करेगी, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, यहां डिक्रीज कहां, इंक्रीज करेगी, ठीक। अब क्यों होती है, कैसे होती है, इसके हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना जान लें कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक। इस तरीके से एग्जांपल ले ले पीरियड वाले के लिए, पीरियड वाले में एग्जांपल लेंगे तो आप जाहिर सी बात है Li से शुरू करेंगे और कहां तक चले जाएंगे, Li2O, बोरान और नाइट्रोजन तक, ठीक ना। यहाँ पे देखिए Li2O, फिर उसके बाद यहाँ पे बेरियम का ऑक्साइड ले लीजिए, फिर उसके बाद B2O3 का ऑक्साइड, फिर उसके बाद CO2 का ऑक्साइड, फिर उसके बाद भैया N2O5 का ऑक्साइड, ठीक। एक और ले लीजिए सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का Na2O ले लीजिए, यहाँ पे MgO, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये L2O3 और ये सिलिकॉन का ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक, SiO2, और फिर यहाँ पे फास्फोरस का P2O5, सल्फर का SO2, और फिर उसके बाद आ जाएगा SO3, सल्फर का SO3 लिए हैं तो SO3 अब भी ले लीजिए, यहाँ पे Cl2O7। इस वाले दोनों में क्या देख रहे हैं आप कि पीरियड में, जब पीरियड में हम इधर से इधर चलेंगे, कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें इंक्रीज करती है। जैसे अब देखिए ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, ये एसिडिक थोड़ा और, ये और ज्यादा एसिडिक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक। इसी तरह से ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक, भैया ये कैसा होता है, बेसिक, ये एम्फोटेरिक और ये सब एसिडिक, ठीक है ना। ये न्यूट्रल भी होते हैं थोड़े बहुत, नहीं, उसके बाद एसिडिक इस तरह से चलते हैं। तो न्यूट्रल वाले को तो लिया गया है कि जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इन बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इन बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ यही होती है। तो ये रहा ऑक्साइड के केस में। अब कुछ बात और नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत जरूरी है ये नोट, ठीक ना। ये क्या है, ये नोट है, इस नोट से आपसे इस नोट्स के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस लाइन से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा नेट में,
क्या होगा, यानी इन केस ऑफ ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। इन केस ऑफ ऑक्साइड ऑफ किससे एलिमेंट, सेम एलिमेंट, कैसे एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट के लिए, एक्सेप्ट फास्फोरस, फास्फोरस को छोड़ दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, साफ साफ लिखिए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जैसे सेम एलिमेंट के ही ऑक्साइड दिए हों और आपको फास्फोरस न दिया, फास्फोरस का चक्कर छोड़ दीजिए, और आपसे पूछा जाए कि एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर AS2O3 और यहाँ पर AS2O5, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +5। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं, बिल्कुल भैया, ये 3 है ना, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका होता है, जैसे एग्जांपल के लिए लिया हुआ AS2O3, ठीक, हम मान लेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X, ठीक ना, निकालने का तरीका, यानी इसकी निकालनी है, और यहाँ पे क्या होता है -2, ठीक, तो -2 × 3 इज इक्वल टू कर देते हैं 0, और यहाँ पे किसका निकालना है 2X, क्योंकि ये ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे आर्सेनिक कितना 2, यानी इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके 0 करना होता है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा X की वैल्यू, X की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये पूरा हो जाएगा 6, और इस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, यानी +6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3, यही करना होता है। तो इसमें +3 हो जाएगा, इसमें +5, ठीक, इसी तरीके से। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी एसिडिटी ज्यादा, यानी ये मोर एसिडिक देन AS2O3, ठीक। अब यहाँ पर इसी तरह से एंटीमनी दिया हुआ था, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, इसमें भी ये हो जाएगा +3 भैया, और ये हो जाएगा +5, इसकी एसिडिटी ज्यादा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा +4, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, इसकी ज्यादा, PBU। और वैसे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन हर जगह ये नहीं फॉलो होगा, इसलिए यहाँ +4 है, यहाँ +2, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप जरूर देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल MnO MnO2, यानी मैग्नीज के सारे ऑक्साइड, मैग्नीज जानते हैं ना, मैग्नीज, इनके सारे ऑक्साइड यहाँ दिए हुए, यहाँ क्रोमियम के ऑक्साइड दिए हुए, कह रहा है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कितनी हो जाएगी +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, देखिए बिल्कुल 3 दूना 6 है, आधा कर देंगे तो +3 हो जाएगी, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +7, 7 दूना 14 और 14 यानी +7 हो जाएगी, ठीक है। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक। इस तरह से यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 दूना 6 3 और यहाँ पे +6 हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे। बात समझ में आ गई, यानी इस तरीके से भी सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में नहीं मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं और मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और यही बातें, ये रहा ऑक्साइड के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसको पूरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। चलिए अब अगली कहानी है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक। हाइड्रोक्साइड यानी OH वाला आयन बनाना है अभी यहाँ हाइड्रोक्साइड में। जैसे एल्कली मेटल क्या बनाएगा, MOH, जैसे NaOH, KOH, इस तरीके से होते हैं, ये एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है, MOH टाइप बनेगा। एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड है MOH होल ट्वाइस टाइप बनेगा, ठीक है, MOH होल ट्वाइस। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एग्जांपल जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। ये बातें क्लियर है, लेकिन आपको याद रखना है कि बस इसमें जो बेरिलियम यानी जो सेकेंड ग्रुप है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसमें जो ये बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। खैर बात तो समझ में आई गई, क्योंकि वो एम्फोटेरिक एलिमेंट, यानी एम्फोटेरिक जो एलिमेंट अभी हमने पढ़ा था ना कि बेटा अलग, ठीक ना, PUBG खेलता, सुनो ऐसा सब जानते हैं, ये वाले एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। वी हैव एज अ बोथ एसिड एंड बेस की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक कहा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए याद रखेंगे कि एल्कली मेटल MOH टाइप का, एल्कलाइन अर्थ मेटल MOH होल ट्वाइस टाइप हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल NaOH, KOH, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं या तो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे, या तो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे। जैसे Al2O3 क्या होता है ना,
अच्छा ये सिर्फ ये Al2OH का होल थ्राइस, Al2OH का होल थ्राइस, ठीक है। ये क्या होता है, कहेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, ठीक। तो या तो वो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब चलते हैं पीरियोडिक टेट्स, इतनी ही बातें हैं सिर्फ बेसिक बेसिक। अब चलते हैं पीरियोडिक टेट, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक टेट में हमें पढ़ना है बेसिसिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। ये तीनों बातें ग्रुप में, जब हाइड्रोक्साइड के लिए हम पढ़ेंगे इनके, तो ये ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज करेंगे और पीरियड में डिक्रीज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ग्रुप में क्या पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि LiOH, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, जैसे ग्रुप में लिथियम का हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम का हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, फिर इसी तरीके से RbOH, ठीक है, रुबिडियम। तो ये इनकी तीनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। देखिए यानी कि बेसिसिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक इसी तरीके से आप क्या ले लीजिए, बेरिलियम वाले में ले लीजिए, ठीक, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। अब आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्ट्रांशियम का हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात। उसके बाद बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक, बेरियम लिए हुए। इनमें यानी इन दोनों में क्या हो रही है, ये तीनों प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, यानी सीधे सीधे लिखिए बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। आप इतना लिख लीजिए, बस यही पूछा जाता है ज्यादातर। बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक। तो यहां पे लिख दीजिए वाटर सॉल्युबिलिटी ये भी इंक्रीज करेगी और थर्मल स्टेबिलिटी ये भी इंक्रीज करेगी। अब इसके अलावा क्या पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के हाइड्रोक्साइड होंगे, नहीं होंगे। जो हाइड्रोक्साइड होंगे इनके ही होंगे, याद रखिएगा। कार्बन के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, नहीं बनेंगे, है ना। बोरान के हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे लेकिन अनस्टेबल होंगे, अगर बने भी तो अनस्टेबल होंगे। तो इसका मतलब पीरियड में अगर हम पढ़ें तो पीरियड में सिर्फ हमें दो ही चीज पढ़नी है, यानी फर्स्ट मतलब यानी पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का और तीसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर पीरियड के लिए बता रहे हैं, ठीक, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पीरियड वाले का एग्जांपल ले लें, ठीक ना। पीरियड में जैसे आपसे पूछा जाए लिथियम हाइड्रोक्साइड और आपसे पूछा जाए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा क्या बोरान का हाइड्रोक्साइड, कहेंगे नहीं होता। जिनका होता है उनके बारे में समझना नहीं, क्योंकि बाकी पी ब्लॉक में मोस्टली हाइड्रोक्साइड बनाते ही नहीं है। जैसे फ्लोरीन वाली फैमिली पूरी, हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनेंगे, कहेंगे नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं बनाएगा। इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। कहेंगे वाटर क्या होता है, ठीक है, वाटर छोड़ दीजिए, वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर एक कंपाउंड हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है ना, वरना वो बेसिक हो जाता तो हम लोग पीते कैसे, होता न्यूट्रल होता है ना, बिल्कुल। अब इसी तरीके से कार्बन के नहीं बनाएंगे। तो आपको क्या मिल गया, यानी जब हम पीरियड की हम बात करेंगे तो सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप या फिर मोस्टली थर्ड ग्रुप तक। तो इसमें देखिए इधर की तरफ, इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्साइड में हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यानी डिक्रीज करेगी, तो ये डिक्रीज कर गई। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, किसके लिए, तीसरे वाले के लिए, NaOH, ठीक। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल NaOH, फिर उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का ले लीजिए, एल्युमिनियम Al2OH का होल थ्राइस। इनकी बात कर ले तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर, ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा और ये एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा और ये इससे कम बेसिक होगा, यानी ये मोस्ट बेसिक, ये कम बेसिक और ये एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। तो ये रहा हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग हाइड्राइड के बारे में, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड या फिर सैलाइन हाइड्राइड इसी को बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड या फिर सैलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। देखिए यहां पर ये है क्या, कहेंगे हाइड्राइड ऑफ मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड या फिर सैलाइन हाइड्राइड, कहेंगे हाइड्राइड ऑफ मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। ये कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक। जैसे अब आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम आता है। तो यहां पर इनके जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो MH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं और ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन जो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके हाइड्राइड आयनिक तो होंगे लेकिन कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, कोवैलेंट इन नेचर। कैसे होते हैं भाई साहब, कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। ये बात पता चल गई। जबकि बाकी जो
जितने हाइड्राइड होंगे बाकी के हैं, जैसे सोडियम के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनके हाइड्राइड होते हैं आयनिक होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल, यानी वोलेटिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं होती, वाष्पशील, अवाष्पशील, मतलब इसको खुला रख दिया जाए तो इसकी वेपर नहीं बनेगी, ठीक है, यानी नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कंडक्शन का काम नहीं करते, लेकिन जब मोल्टेन स्टेट हो जाएगी, गलित अवस्था हो जाएगी, तो ये कंडक्शन करेंगे। ठीक, इतनी बातें एकदम क्लियर हो चुकी। बस इतनी बातें पूछा जाता है, एकदम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। अब पूछा जाए कि इनमें जो हाइड्राइड होते हैं, ये आप जो एस ब्लॉक के पढ़ रहे हैं, इनकी एसिडिटी यानी आयनिक हाइड्राइड की एसिडिटी कहेंगे इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। खास बात क्या है इसमें, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो करेगी क्या, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर लेना हो एग्जाम्पल, तो आप लीजिए लिथियम का, पहले ग्रुप में है तो ग्रुप में पढ़ना है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिथियम का हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद सोडियम का हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं यहाँ हाइड्राइड पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोक्साइड वाला क्यों, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड, इस तरीके से। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ये किसका ऑर्डर है, कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक, यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिए, ये किसका ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाइड्राइड के केस में क्या है, इंक्रीज करती चली जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, इस तरीके से एक एग्जांपल और ले लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल सिंपल, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, आप लोग बहुत डिटेल में अपने जाने क्या क्या पढ़ डालते हैं। इसको निकालने का तरीका है, अरे कुछ नहीं, एक बार एक झटके में सारी चीजें एकदम सिंपल है। ठीक, ग्रुप वाइज तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर हम बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अब आगे चलिए, इसी तरह से इसमें ले लीजिए कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, CaH2 टाइप बनेगा, फिर उसके बाद स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड। ठीक, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ये इंक्रीज कर रही है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत आराम से इसको नोट करिए, आयनिक हाइड्राइड या फिर सलाइन हाइड्राइड के बारे में हो गया। ये कहां मिलेगा, तो आप पढ़िएगा हाइड्रोजन वाला चैप्टर जब खोलेंगे ना, 11th क्लास 11th की जब सेकंड पार्ट है जो केमिस्ट्री की, जब उसमें हाइड्रोजन वाला चैप्टर खोलेंगे तो यही बातें एकदम लिखी हुई है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड दूसरे टाइप का, या फिर उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के ज्यादातर हाइड्राइड कैसे होते हैं, कोवैलेंट एंड वोलेटाइल होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, कोवैलेंट और साथ ही साथ वोलेटाइल होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस पी ब्लॉक एलिमेंट में तीन तरीके से हाइड्राइड बनते हैं। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, या सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आता कौन सा ग्रुप, कहेंगे 13, या इसी को बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप, यानी बोरान वाले जितने हाइड्राइड है। ठीक है, यानी BH3 एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, कहेंगे B2H6, है ना, बनाना बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, हाइड्राइड अगर हाइड्रोक्साइड बोला हो तो उसको गलत मारिएगा, गलत हो गया ये, हाइड्राइड। ठीक है, गैलियम का इसी तरीके से हाइड्राइड, और आ जाइए कौन सा तीसरा दे रखा है, बस इन्हीं तरीके से ये। ठीक, इसमें आ जाइए प्रिसाइज में, ये होता है कार्बन के, ठीक, CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, सिलिकॉन का हाइड्राइड। ठीक, और यहां पे जर्मेनियम का ले लीजिए, और यहां पर उसका दे रखा है SN का। ठीक, ये अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि भैया अब यहां पे इसको बोला जाता है, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्यों बोला जाता है। जब आप बोरान या एल्युमिनियम आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप पाएंगे कि ये जो बोरान होता है ना, यहीं पर बना दे रहे हैं, इसी पर, यहीं पर देखिए बोरान के लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता, बोरान कितना होता है, 5 होता है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, यानी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक का आपने बना लिया 3। और ये देखिए इसने कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, यानी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया 3, ये रहा हाइड्रोजन 3। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसको बड़ा ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 होने चाहिए कितना, ऑक्टेट कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग में यही सब सीखना है। यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है इसमें क्या होने चाहिए, 8 है 6, इसका मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो इसमें भी सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कहेंगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लेविस एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से लिख लीजिए, ये समझिए कि एकदम सीधे सीधे आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और साथ ही साथ लेविस
एसिड होते हैं। क्या होते हैं ये? लेविस एसिड। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कंप्लीट होगा। ठीक, तो इसकी जो ज्योमेट्री के बारे में बताया गया टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के होते हैं, बस इतनी याद रख लेना। कहेंगे लेविस एसिड होते हैं या बेस्ट, कहेंगे कोई नहीं होते, ये डिपेंड करता है आप किसमें, यानी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इनकी। टेट्राहाइड्रल मतलब आगे आएगा sp3 sp4 इस तरह से पढ़ते ना, sp3 sp3d sp4 नहीं sp3d इस तरीके से। तो इसका sp3 और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। कैसे होती है? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का मतलब आपको 3 ट्रायंगल लेकर, इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 लेकर आपस में मिला दीजिए और जो ज्योमेट्री बनेगी वो होती है टेट्राहाइड्रल। ठीक है ना, तो इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। अब आ जाइए इसमें भैया होते हैं 15 ग्रुप वाले। ठीक, 15 वाले, 16 वाले और 17 वाले। इनको और क्या आ जाता भैया? 15 को 5th, इसको 6th और इसको 7th ए। ठीक, ये वाले हमें पढ़ने हैं। तो यहां पे आप बनाएंगे तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन और इस पे लोन पेयर भी बचा रहेगा, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इस तरीके से बना लीजिए फास्फोरस वाला। और यहां पर क्या? नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक आता है, एंटीमनी, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी वाला आता है। ठीक है, एंटीमनी के बाद बिस्मथ वाला। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आप देखिए इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरीके से इसमें देखेंगे H2O में तो ये रहा, ठीक, H2S ये रहा, ठीक, H2Se ये रहा, ठीक, उसके बाद H2Te, बस यहीं तक देख लीजिए H2Te। ठीक, इसमें भी होगा, यानी इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसमें लिख दीजिए 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। और ठीक इसी तरीके से जब आप HF का बनाएंगे तो देखिए 2 इधर होंगे, 2 इधर, 2 इधर, 3 लोन पेयर। सिमिलरली HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा और HI हो जाएगा। ये देखिए 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, इसमें बना दीजिए। यानी इसमें क्या हो रहा? इसमें हो जाता है 3 लोन पेयर, यानी इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यानी इन तीनों में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक ना। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। इनके पास अधिकता दिया देगा किसको? इसी को, BH3 को। तो आपसे एक कंपाउंड NH3 और BH3 में आपको रिलेशन बनाना होता है। ठीक है ना। NF3 में भी इसी तरीके से आता है। ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप घबराइए मत, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे बहुत सारी जानकारियां लेते जाएंगे। अभी तो बेसिक चैप्टर दूसरा चल रहा है, एकदम सिंपल सा। तो आगे चलते हैं, ये क्या होंगे? यानी भैया ये होंगे इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर लिख लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो इसको बोला जाता है, ये कैसे होते हैं? लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेस। कैसे होते हैं? लेविस बेस। अब इनके केस में पूरे में, यानी ये सारे हाइड्राइड हमने देख लिया, इनके केस में जो हाइड्राइड की एसिडिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। यानी एसिडिटी अब सभी में इन सभी में जो एसिडिटी होती है उसको लिख लीजिए, बस ये आखिरी लाइन एसिडिटी सिर्फ लिखिए, बस इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। एसिडिटी क्या होती? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब कमाल की बात ये मिली हमें, क्या कमाल की बात हो गई? डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करती है। कमाल की बात ये देखने को मिली कि हाइड्राइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहे वो पीरियड वाइज हो चाहे ग्रुप वाइज हो, चाहे वो पीरियड वाइज हो चाहे ग्रुप वाइज हो, ये हमेशा क्या होगी? इंक्रीज करती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी हाइड्राइड का केस कोई भी हो, आंख बंद करके आपको क्या लगा लेना है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई हाइड्राइड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, तो आपको याद रखना है कि हमेशा क्या याद रखना है? ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज। ठीक, तो ये रहा पूरा चैप्टर और कुछ बेसिक बातें। हाइलाइट के बारे में हम लोग अब चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब ग्रुप टू ग्रुप। कैसे पढ़ेंगे? ग्रुप टू ग्रुप। जब हम लोग एल्केली मेटल पढ़ेंगे तब उसमें हाइलाइट देख लेंगे। ठीक इसी तरीके से जब एल्केलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे तो उसमें हाइलाइट देख लेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका, इसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।